अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग वेल। आज हम लोग अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट। प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने यहाँ तक फिनिश किया था, इस न्यूमेरिकल तक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ टैक्स चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जो कि स्टार्ट होता है इनकम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम इज़ अ फ्लो ऑफ रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम प्रोवाइडिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनकम बेसिकली एक फ़्लो ऑफ रिटर्न है, मतलब एक ऐसा फ़्लो है जिसमें आपको कुछ रिटर्न में मिल रहा होता है। ठीक है, इनकम रिटर्न में मिल रही होती है, एक फ़्लो ऑफ रिटर्न है जो कि ओवर अ टाइम पीरियड आपको मिलता है। वो कैसे मिलता है? आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने से मिलता है। वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, लेबर आ जाती है, कैपिटल आ जाता है। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जिनके यूज़ करते हुए, जिनको आप देते हो, ठीक है, इन रिटर्न आप इनकम जनरेट करते हो इन फैक्टर्स के थ्रू। लेबर है तो लेबर काम करेगा, ठीक है, और उसके नतीजे में वो करेगा, इनकम जनरेट करेगा अपनी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, मतलब रेंट प्रॉपर्टी है ना अगर कोई, ठीक है, तो आप उसको रेंट पे ले देते हो। लेबर वेजेस ले रहा है, ठीक है, क्योंकि वो वेजेस उसकी इनकम है, तो वो इनकम कर रहा है। जो कैपिटल बंदा लगाता है वो फिर प्रॉफिट अर्न करता है, इंटरेस्ट अर्न करता है। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप लोग इनकम अर्न करते हो। बेसिकली आप इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करके करते हो और दूसरी चीज़ों के थ्रू करते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब इनकम टैक्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट पेज पे वो बता रहा है कि एनी इनकम, कोई भी इनकम या प्रॉफिट और गेंस चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, किसी भी इनकम के हेड के अंदर प्रॉफिट एंड गेंस और इनकम जो होती हैं ना वो चार्ज होती हैं, उनके ऊपर टैक्स लेवी किया जाता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसके बाद उन्होंने बता दिया है कि एनी अमाउंट विच इज़ सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर द फॉलोइंग, मतलब इनमें एट सोर्स टैक्स ले लिया जाता है। ठीक है, डिडक्शंस भी होती हैं, गिवन हम लोगों को दी जाती हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग मतलब पे करते हो। ठीक है, टैक्स पे करते हो। उसमें इंपोर्ट्स आ जाती हैं। इंपोर्ट्स पे ऑब्वियसली आप लोगों ने करना होता है, डिविडेंड पे देना होता है, डिविडेंड पे टैक्स देना होता है। रॉयल्टी फ़ी जो आपकी होती है, मतलब रॉयल्टी फ़ी, आपने किसी कोई फ्रेंचाइज खरीद लिया, कोई लाइसेंस ले लिया किसी कंपनी का, तो आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। उसके लिए आपको देना पड़ता है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, सर्विसेज अगर कोई रेंडर कर रहा है उसके ऊपर, अगर कोई गुड्स सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर जो पेमेंट्स होती हैं। एक्सपोर्ट्स पे ऑब्वियसली आपको देना पड़ता है टैक्स। प्राइजेस एंड विनिंग्स, ये जो आप प्राइजेस जीतते हो इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको देना पड़ता है। अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर भी ऑब्वियसली आपको टैक्स देना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज एंड कमीशन, ऑब्वियसली जो बंदा लेता है, जब आप पेमेंट्स करते हो ब्रोकरेज को या कमीशन को, अगर ये लोग अपनी पेमेंट्स रिसीव करते हैं उसके ऊपर भी ये टैक्स देते हैं। इस तरह से ट्रांसपोर्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हीकल ओन, मतलब वो कोई अगर ट्रांसपोर्टर्स है ना, तो अगर वो कोई व्हीकल ऑन कर रहे हैं, कोई गाड़ी, कोई बस वगैरह, तो उसके ऊपर भी वो देंगे। सो नेक्स्ट बोल रहा है एनी अमाउंट ट्रीटीज एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ, मतलब कोई भी अमाउंट ना अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर ही आती है, 2001 के अंदर ही आती है। एनी लॉस ऑफ अबव स्टेटेड इनकम, प्रॉफिट और गेंस कंप्यूटेड द टोटल इनकम इज इट एडजस्टेड अगेंस्ट अदर इनकम, मतलब अगर आपका कोई लॉस हो गया तो वो एडजस्ट हो जाएगा आपको एट द टाइम आप डिफरेंट जगह से अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपका फॉर एग्जांपल बिज़नेस से नेगेटिव आ गया है लेकिन सैलरी इनकम प्रॉपर्टी से पॉजिटिव आ रहा है, तो वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर इस तरह से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, और अगर मतलब टैक्सेबल इनकम ज़ीरो हो जाए तो फिर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। इस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल इनकम। So the total income of a person for a tax year means the total of his following incomes, मतलब इन सब इनकम, अगर वो वाकई इनमें से अर्न करना है तो इन सब इनकम्स का टोटल किया जाएगा।
दैन उसकी टोटल इनकम आ जाएगी। तो टोटल इनकम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले सैलरी आती है। सैलरी हम लोगों को पता है एक इंडिविजुअल को मिलती है जो अपनी सर्विस रेंडर करता है उस पर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी में से अगर इसको कोई इनकम मिल रही है, प्रॉपर्टी से उसने इनकम जनरेट किया है, तो वो भी टोटल इनकम में ऐड होगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस के आगे 2 कैटेगरीज हैं। एक नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस वो होता है जिसमें फ्यूचर में ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है, रिस्क को कम करने की कोशिश की जाती है, हेजिंग का प्रोसेस किया जाता है इसके अंदर। जबकि स्पेकुलेशन बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसमें आप कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे आपको आइडिया हो कि फ्यूचर में इनकी प्राइस इंक्रीज़ हो जानी है, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी में कर लिया आप लोगों ने, स्टॉक्स में कर लिया, और इस तरह से आपने स्पेकुलेशन बिजनेस में कर लिया जिसका आपको आइडिया हो, करेंसी में कर लिया कि आपकी फ्यूचर में इंक्रीज़ होगी, ठीक है, वैल्यूज़ इंक्रीज़ होंगी। प्रॉपर्टी सबसे बड़ी एग्जांपल है आजकल के दौर में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब आपका कोई एसेट है और आपने उस एसेट को सेल किया है और आपको जो फ़ायदा हुआ है उसके ऊपर, वो आपका कैपिटल गेन है। यानी कि उस कैपिटल पे, उस एसेट पे आपको जितना गेन हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एसेट 10 लाख का ख़रीदा और 11 लाख का सेल किया, तो आपका कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, वो भी अमाउंट ऐड होगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो दूसरे सोर्सेज होते हैं उनसे इनकम जनरेट हो जाती है। कोई भी आपके कुछ और सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है, आपको बैंक से पैसे मिल रहे हैं, आपने डिपॉजिट जमा करवाया, आपको वहाँ से कुछ पैसे मिल रहे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है, जो वो आपका इसमें हो सकता है। इनकम एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, और वो इनकम जो इनकम टैक्स से एग्जाम्प्ट हो वो भी। सो ये वो इनकम के हेड्स हैं, ठीक है, 2, ठीक है। इनकम अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है, और दूसरा इनकम एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स। ये 2 टोटल इनकम के हेड्स हैं और इनकम के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ डिडक्टिबल अलाउंस। डिडक्टिबल अलाउंस आपके वो अलाउंसेस होते हैं जिसका आपको बेनिफिट बेसिकली हो जाता है, आप अपनी टोटल इनकम में से उनको डिडक्ट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप अपनी टोटल इनकम में से आप डिडक्ट कर सकते हो? उसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है आपकी ज़कात, पेड अंडर दी ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980। अगर आप इसके अंडर अपनी ज़कात पे कर रहे हो दैन वो डिडक्टिबल होगी। अगर प्राइवेटली कर रहे हो फिर तो कभी भी नहीं होगी, ठीक है। ये डिडक्टिबल है। अमाउंट ऑफ वर्कर्स वेलफेयर फंड पेड अंडर दी वर्कर्स, अगर आप यहाँ पे अमाउंट पे कर रहे हो, कुछ फंड दे रहे हो, तो वो भी डिडक्टिबल होगा आपका। अमाउंट ऑफ एनी वर्कर पार्टिसिपेशन फंड, अगर इसके लिए आप फंड दे रहे हो अंडर द कंपनीज प्रॉफिट, ठीक है, इसके अंडर, इस एक्ट के अंदर, ठीक है, एक्ट 1968, तो अगर आप इसके अंडर दे रहे हो तब भी आपको डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा। डिडक्टिबल अलाउंस फॉर दी प्रॉफिट ऑन डेट, अगर आपने कोई लोन लिया है अपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए या कोई घर खरीदने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपने लोन लिया है स्पेशली, तो आपको उसके ऊपर जो डेट देना पड़ता है ना, उसके ऊपर भी आपका डिडक्ट हो जाएगा, अलाउंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो भी आप माइनस कर सकते हो अपनी टोटल इनकम में से जब आप अपनी टैक्सेबल इनकम निकालोगे तो। सो द लास्ट वन इज़ डिडक्टिबल अलाउंस फॉर ट्यूशन फ़ी पेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। कोई भी इंसान अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर अगर फ़ी दे रहा है, एजुकेशन के लिए फ़ी दे रहा है, तो वो भी डिडक्टिबल अलाउंस है। नेक्स्ट थिंग इज़ डिडक्टिबल अलाउंस। अच्छा, आगे ना प्रॉफिट ऑन डेट की थोड़ी सी डिटेल है कि इसका किस तरह से दिया जाएगा। सो स्टार्ट द प्रॉफिट ऑन डेट इज़ पेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। ये आप ड्यूरिंग द टैक्स ईयर पे कर देते हो, जो आपका डेट होता है उसको। द लोन ऑब्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। अच्छा, तो अगर आप इन फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस जो कि इन्होंने बताई हुई हैं, अगर आप इनसे लोन लोगे ना तब आपका डिडक्टिबल अलाउंस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, ठीक है। वो स्केड्यूल्ड बैंक हो सकता है आपका, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, एंड
द फर्दर आर द गवर्नमेंट फेडरल प्रोविजनल एंड लोकल, ठीक है। हाँ ठीक है, इनसे अगर आप लोन लोगे ना तो आपका माफ़ होगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है स्टैट्यूटरी बॉडी भी है और आपकी ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज में भी है। द लोन इज़ यूटिलाइज फॉर द, अच्छा जो लोन होगा ना वो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस या एक्विजिशन ऑफ, यानी कि घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए यूज़ होगा ये वाला लोन स्पेसिफिकली। द मैक्सिमम अमाउंट टू बी अलाउड एज डिडक्टिबल अलाउंस शुड बी द लोअर ऑफ द 50%, ठीक है। मतलब आपका जितनी भी टोटल इनकम होगी टैक्स ऑफ टैक्सेबल इनकम, मतलब आपकी इनकम का 50% होगी, ठीक है। और आपकी 20 लाख से यहाँ तक या फिर 20 लाख होगी, ठीक है। यहाँ आप अपनी 50% उसमें से डिडक्ट कर सकते हो या फिर 20 लैक्स, ठीक है। ये अकॉर्डिंगली होता है कि आपकी कितनी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम बनी है, उसके अकॉर्डिंगली आप ये देख लेते हो। नेक्स्ट है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए डिडक्टिबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल पर्पस, ये देखते हैं आप। अच्छा जी, तो इसके अंदर आता है एन इंडिविजुअल शैल बी इंटाइटल, मतलब वो एंड डिडक्ट कर सकता है अलाउंस एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है। उसके लिए 3 कंडीशंस, उन्होंने कुछ कंडीशंस बता दी हैं बेसिकली। अच्छा, द टैक्सेबल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द टैक्स ईयर इज़ लेस दैन 15 लैक्स, कहता है अगर टैक्सेबल इनकम किसी भी इंडिविजुअल की 15 लाख से कम है देन वो अलाउंस लेगा ये वाला, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट टू बी अलाउड एज डिडक्टिबल अलाउंस शुड बी द लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स, ठीक है। इन अमाउंट से क्या मतलब अकॉर्डिंगली करेगा वो। 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन फ़ी पेड, मतलब अगर आपने टोटल ट्यूशन फ़ी पे किया ना जो भी है उसका 5% जो होगा ना वो डिडक्टिबल अलाउंस होगा। ये 3 कंडीशंस उन्होंने बताई हुई हैं। यहाँ पे 25% ऑफ द परसेंट टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, ठीक है। मतलब अगर आपकी 25% अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है आप उसका 25% कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने आपको चॉइस दे दी है यहाँ पे। An amount computed by the multiplying 60,000 with the number of the studying children of an individual, मतलब अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 60 से, यानी कि 1,20,000 हो जाएगा, तो वो आप डिडक्ट कर लोगे अपनी टैक्सेबल इनकम में से, ठीक है। ये 3 चॉइसेस उन्होंने आपको दी हुई हैं कि आप जैसे चाहो मर्ज़ी कर सकते हो। यहाँ आपकी जो बच्चों की साल की ट्यूशन फ़ी बन रही है ना, ठीक है, उसका ये तो 5% दे दो, या जो आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बच्चों की बन रही है 1 लाख, समझ लें बन रही है, 1 लाख तो नहीं होती, चलें 1 लाख रुपया बन रही है, तो आपने 5% आपको गवर्नमेंट क्या आपको बोला जा रहा है कि आपको छूट है, तो आप 1 लाख के ऊपर 5% छोड़ लोगे अपना, ठीक है। 5,000 आपका लेस हो जाएगा। और दूसरी चॉइस आपको दी जा रही है कि आप 25% कर सकते हो अपनी टैक्सेबल इनकम पे, ठीक है। टैक्सेबल इनकम अगर आपकी बन रही है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही है 1 लाख की बन रही है, तो आपको 25,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, आपको लेस कर लोगे। और अगर आपके बच्चे 60,000 को नंबर ऑफ़ चाइल्ड पे मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आपके 3 या 4 बच्चे हैं तो उतना ही आप फ़ायदा हो जाएगा। तो आप देख लोगे कि आपको किस तरह से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, किस तरह से आपकी टैक्सेबल इनकम जो है ना वो थोड़ी कम हो रही है, तो आप उस लिहाज से कर लोगे, ये आपको चॉइस दी गई है। अच्छा, तो आज के लिए ये काफ़ी हो गया हमारा लेक्चर। इसमें मैंने आपको डिडक्टिबल अलाउंसेस वगैरह के मतलब बताया है, ठीक है। जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हमारी लोन के हवाले से थे, प्रॉफिट ऑन डेट, और हमारा था इसके अंदर ज़कात के हवाले से था। उसके बाद टोटल इनकम की हम लोगों ने डिटेल पढ़ी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके फर्दर देखेंगे, इसके बाद इसके कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, वो हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।